हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, थैंक यू अल्मास एंड गुलाम मोहिउद्दीन एंड अस्सलाम वालेकुम फरहीन, इब्राहिम एंड सैयद अब्दुल रब। कैसे हैं आप सब लोग? काइंडली मुझे बताइएगा कि आपके पास माइक है? माइक सबके पास? अगर मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया है तो आप लोग सब बोल सकते हैं। अ, वैसे तो आइडियली आइडियली यही है कि ज़्यादा मौका मुझे मिलना चाहिए बोलने का, आपको आपको सुनना चाहिए और क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में पूछ लेना चाहिए। बट मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आज क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ इंटरेक्शन है हमारा, तो हम ज़रा आपस में बात कर पाएँ। नो, इब्राहिम, नो इश्यू। अगर आपके पास माइक नहीं है, अगर किसी के पास भी माइक नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, आपस में। हेलो। हाँ, सॉरी यार, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया तो उस वजह से आवाज़ बंद हो गई। आई थिंक कि अब हमारा कनेक्शन रिस्टेब्लिश हो चुका है और आप मुझे सुन पा रहे हैं। आवाज़ आ रही है ना मेरी? सर बिल्कुल आ रही है। चले, गुड गुड, माशाल्लाह। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नेम आसिम इमरान है। इससे पहले भी हमारा कुछ लोगों से जब मुझे याद पड़ रही है, गुलाम मोहिउद्दीन और फहीम का नाम तो मुझे याद आ रहा है कि ओरिएंटेशन में भी मैं आपके साथ था। हमारा एक इंटरेक्शन तो हो चुका होगा है। मैं जो आपको सब्जेक्ट टीच करने जा रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एएफसी के बाकी सारे पेपर्स की तरह ये भी टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अभी मैं इसको कोर्स का थोड़ा सा और आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, पेपर किस तरह से होगा, हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे। मैं टैग में कोई 5 ईयर से टीच भी कर रहा हूँ। आईटी रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसको हेड भी कर रहा हूँ। मेरा मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी से है। और एक बात जो मैं जरूर आपको उसके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने जब जब भी पढ़ाया तो मेरी क्लास में किसी न किसी बच्चे की पोजीशन जरूर आई थी। तो 7 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्रेडिट पे हैं एएफसी के स्टूडेंट्स को लेके। तो इस वक्त जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ उसमें आप ही लोग हैं। ये एक कॉलर 1 है, ये भी अगर अपना नेम लिख लें तो हेलो, ओके। तो एक ही क्लास है, तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट और ट्यूशन भी थी, आप में से किसी ने लेना है इंशाल्लाह ताला। कोर्स की जहाँ तक बात है, ये कोई ऑलमोस्ट 50 आवर्स का कोर्स होगा जिसमें हम कुछ डेज टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे और साथ हमारा कोर्स भी चलता रहेगा। एक बड़ा प्रैक्टिकल टाइप कोर्स है, दिखने में बड़ा आसान है। इसमें वही चीजें हैं। जरा मुझे आप बताएंगे कि आप में से कितने लोग हैं जो कंप्यूटर जानते हैं? कंप्यूटर जानने का मतलब कि वो कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट है, अगर आप ईमेल यूज करते हैं, तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ आपने कंप्यूटर पे कभी ना कभी काम किया होगा। और अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने कभी सिस्टम पे काम नहीं किया तो वो भी मुझे बता दें। और अगर किसी ने वर्ड। मैं तो यूज करती हूँ बिकॉज मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, आप जॉब करती हैं। गुलाम मोहिउद्दीन भी यूज करते हैं।
ये सभी को एक अच्छा नॉलेज है कंप्यूटर का। तो जो हमारा कोर्स है इसके 4 पार्ट्स हैं, या हम इसे कह लेते हैं कि इसके 5 पार्ट्स हैं। 4 इसको इस तरह से कि फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा होता है, नेटवर्किंग की बेसिक्स क्या है, कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर हम इसमें नेक्स्ट में जाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर हम कंप्यूटर पे आ गए, हमारा सारी वर्किंग भी कंप्यूटर पे है, तो हम सिक्योर कैसे करेंगे अपने डाटा को, कंप्यूटर को, चीज़ें सिक्योर कैसे होती हैं, तो सिक्योरिटी को लेके। और उसके बाद हमारा फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम एक्सेल तो काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे, फिर वर्ड, पावर पॉइंट भी हम उसमें साथ साथ देखेंगे। तो करना साथ में आपने ये है हेलो कि आपने प्रैक्टिस साथ साथ जरूर करते जाना है, जो भी काम हो प्रैक्टिस करें। आई बिलीव के कोई व्हाट्सएप ग्रुप इसका जरूर बन जाएगा, इसमें हम कम्युनिकेट कर लेंगे। अदरवाइज मैं खुद ही इसका व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूँ, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे, चैट पे, ईमेल पे कभी भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। आमतौर पर मैं फौरन से रिप्लाई कर रहा होता हूँ। प्रैक्टिस मटीरियल आपके पास, मैं जरा तो कोऑर्डिनेटर उनसे पूछ लूंगा कि आपके पास बैंक का क्वेश्चन बैंक भी पहुंच चुका होगा या पहुंच जाएगा। इसी तरह आईकैप का एक क्वेश्चन बैंक है, आईकैप की आईटी की बुक है, हम उसी बुक को फॉलो करेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए एडिशनल क्वेश्चन जरूर करेंगे। कुछ वेबसाइट्स में आपको सजेस्ट करूंगा जिसपे बहुत से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे इस आईटी के कोर्स को लेके बने हुए हैं। आप वहाँ पे ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करें। हमारी एक अपनी ऐप भी है, सॉफ्टवेयर भी है, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें भी क्वेश्चंस अपलोड होते रहते हैं, वहाँ पे भी हमारे टेस्ट होंगे। लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत से रिसोर्सेज को यूज करेंगे अपना नॉलेज एनहांस करने के लिए। असाइनमेंट मैं आपको LMS पे अपलोड करता रहूँगा, आपने डाउनलोड करना है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। और कुछ असाइनमेंट्स में चाहूँगा कि हम यहाँ पे क्लास में ही स्क्रीन शेयरिंग के जरिए कर लें। आप अपने सिस्टम पे असाइनमेंट करें और मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर दिया करें ताकि हम इसे इजीली देख पाएं। पेपर किस तरह का होगा? पेपर टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। वो यदि जब हम इसको पढ़ेगा तो मैं आपको साथ बता दूंगा, बहुत ही आसान सा मेथड है। हमारी विंडो में खुद से ऑप्शन होती है कि आप स्क्रीन किस तरह शेयर करते हैं, या मैं कोई यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लूंगा और हम आसानी के साथ फिर सॉफ्टवेयर के जरिए स्क्रीन शेयर कर लेंगे, वो नो इश्यू। वो मैं आपके साथ इधर चैट बॉक्स में कोई आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन शेयर हो जाएगी। तो मैं आपका कंप्यूटर आपकी स्क्रीन को देख सकूंगा, उस पर वर्क कर सकूंगा, आप जो कर रहे हैं वो मुझे पता चल जाएगा कि आप इसको कैसे कर रहे हैं। ये हम काम करेंगे जब हम एक्सेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। पेपर कैसा होगा? पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस में कोई चॉइस होती नहीं है कि 50 में से 50 के 50 अटेम्प्ट करना होंगे और 25 इसके पासिंग मार्क्स होंगे। अगर इसको हम ग्रिड देखें तो आपके पास आईकैप की बुक है, आई बिलीव के सबके पास आईटी की बुक है। अब सबके पास आईटी की बुक है आईकैप की, उसमें एक ग्रिड दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। जैसे सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो एक्सेल को दी गई है कि 20 मार्क्स का पेपर या 40% पेपर हमारा सिर्फ एक्सेल के पोर्शन में से हमसे पूछा जाएगा, 15 वर्ड में से, 10 पावर पॉइंट में से, और 10% पेपर या 5 मार्क्स का पेपर जो है वो हमारे पूछा जाएगा, जिसमें हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी, विंडोज, इन सब चीजों में से।
सॉरी, लेकिन आई कैन में किसी हद तक ये ग्रिड फॉलो होती है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है कि कोई एक दो क्वेश्चन कम या ज्यादा ग्रिड में से हो सकते हैं। तो हम बात स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? क्या होता है जी कंप्यूटर? सब लोग जानते हैं, सब यूजर्स हैं कंप्यूटर के। तो जरा कंप्यूटर को बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आप क्या कहेंगे कि कंप्यूटर क्या है? अ डिवाइस दैट कंप्यूट, जैसे कैलकुलेटर कंप्यूट करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बहुत ज्यादा ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये एसी ओवन भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटिंग। कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटिंग डिवाइस है जो हमसे इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है गिवन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, और फिर हमारी उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है जो रिजल्ट भी हम चाहें। कंप्यूटर पे हम इनपुट क्या देंगे? हम कंप्यूटर को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। समटाइम हम कंप्यूटर पे ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, एक्सेल में कुछ अकाउंट्स का काम कर सकते होते हैं, कभी हम एक बुक एडिट कर रहे हैं, आप अपनी ऑटोबायोग्राफी इसमें लिख रहे हो, आप जूनियर्स को या मैनेजर्स को देने के लिए एक प्रेजेंटेशन इसमें बना रहे हो, आप इसमें डेटाबेसेस पे काम कर रहे हो, आप इसमें मूवी देख रहे हो, आप इसमें सॉन्ग सुन रहे हो, आप इसमें सोशलाइजिंग कर रहे हो, और बहुत ढेर सारे काम। इब्राहिम ने लिखा है रिसीव इनपुट, प्रोसेस देम एंड गिव आउटपुट। एग्जैक्टली कंप्यूटर यही काम करता है। ये सारे काम हम कर रहे होते हैं। ये कंप्यूटर ये सारे काम करता कैसे हैं? इस कंप्यूटर को इन सारे कामों को करने के लिए क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं जो यूज होते हैं, ये सारे का सारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। तो मैं आपके सामने कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं। ये कंप्यूटर के अंदर होगा क्या? ये एक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के अंदर क्या क्या हो सकता है? इस कंप्यूटर के अंदर होगी एक हार्ड ड्राइव, इस कंप्यूटर के अंदर होगी एक रैम, और इसी कंप्यूटर के अंदर एक यूनिट होगा जिसे हम कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। ये जो हम आमतौर पे कहते हैं ना, हमारे पास एक बॉक्स होता है बड़ा और हम कहते हैं ये सीपीयू है, तो वो एक्चुअली सीपीयू केसिंग है। उसके अंदर एक सीपीयू है जिसके अगेन दो पार्ट होते हैं सीपीयू पे। एक को हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट और एक को हम कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हमारा एक कंप्लीट कंप्यूटर है जिसके अंदर हार्ड डिस्क है, रैम है और कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। और इसी के साथ अटैच है, क्या अटैच है? इसके साथ अभी अटैच है हमारी इनपुट और यही इनपुट प्रोसेस होने के बाद हमें यहीं से मिलती है आउटपुट। अब कंप्यूटर को इनपुट देना है, हमने कंप्यूटर को कोई काम कहना है, तो कंप्यूटर को काम कहने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हम यूज करेंगे। जैसे मैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए समटाइम मैं मुझे स्क्रीन पे क्लिक करना पड़ता है तो मैं माउस यूज करता हूँ या मैं टच पैड यूज करता हूँ। मुझे कुछ लिखना पड़ता है, मैं कीबोर्ड यूज करता हूँ। समटाइम मैं बोलकर इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ तो मैं माउस यूज कर रहा हूँ। अभी मैंने आपके सामने जब ये बोर्ड पे डायग्राम बना रहा था तो मैं एक टच पेन यूज कर रहा था।
ये टच सेंसिटिव स्क्रीन है मेरे सामने, तो एक टच पेन यूज कर रहा था। और कंप्यूटर इन सारी चीजों को प्रोसेस करता है। प्रोसेस पे भी रुक जाएंगे, प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, और फिर कंप्यूटर मुझे वापिस आउटपुट दे देता है। कंप्यूटर आउटपुट देता है मेरी रिक्वायर्ड फॉर्म में। मैं कंप्यूटर को कहता हूँ कि मुझे जो आउटपुट है वो एक पेपर पे चाहिए, तो वो एक प्रिंटर के जरिए दे देता है। मुझे साउंड में चाहिए तो कंप्यूटर स्पीकर के जरिए मुझे आउटपुट दे देता है। मुझे ऑन स्क्रीन चाहिए तो मॉनिटर पे मुझे लिखा नजर आ जाता है। तो जितने भी डिवाइसेस आउटपुट के लिए यूज होते हैं उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहेंगे। जितने भी डिवाइसेस इनपुट के लिए यूज होते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहेंगे। और अभी जो ब्लॉक डायग्राम के अंदर डिवाइसेस बनाए हैं हमने, कंपोनेंट्स बनाए हैं, उनको हम प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स कहेंगे। तो अब हम इन तीनों चीजों को अलग अलग डिस्कस करेंगे, इनपुट को, आउटपुट को और उससे पहले प्रोसेसिंग को। क्योंकि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का तो जस्ट हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लेकिन हमें उससे पहले थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर के अंदर, प्रोसेसर के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। हमारे पास कंप्यूटर के अंदर तीन कंपोनेंट हमें नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक लिखा हुआ है एचडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी जिसे हम लिख सकते हैं। जितना भी कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है, जो भी स्टोरेज होती है वो हार्ड डिस्क में होती है। रैम मेमोरी है। स्टोरेज और मेमोरी में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? हार्ड डिस्क एक परमानेंट टाइप स्टोरेज है। कोई भी डाटा या प्रोग्राम हार्ड डिस्क में रिजाइड करते हैं, बट जब भी उन्होंने यूज होना होता है, जब भी कंप्यूटर में उनको यूज करना होता है, तो वो रैम में आ जाते हैं। वो हार्ड डिस्क से यूज नहीं हो सकते। क्यों यूज नहीं हो सकते? हार्ड डिस्क की बहुत सी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है हार्ड डिस्क की? अब जैसे आपने एक वर्ड की फाइल पर करते हो और आप क्लिक करते हो और आप उस पर कुछ सेकंड जरूर लगते हैं उसे स्क्रीन पे ओपन होने में, कुछ सेकंड जरूर लगते हैं, भले 1 सेकंड चले लगे। जबकि अगर मैं पूछूं कि आपके पास कंप्यूटर कौन सा है और उसकी स्पीड क्या है, आप मुझे कहते हो कि आपके पास एक i5 सिस्टम है जो कि 2.8 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर का है। तो 2.8 गीगाहर्ट्ज का मतलब पता क्या है? कि 1 सेकंड में 2,80,000 इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। जबकि हमने तो देखा ये वर्ड की फाइल को 3 सेकंड में खोल रहा है। इसलिए कि जो वर्ड की फाइल ओपन हुई वो पड़ी हुई थी, वो सेव थी हमारी हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क एक बड़ा स्लो मीडियम है, इस वजह से इतना टाइम लगा। अदरवाइज हमारा कंप्यूटर तो बहुत फास्ट है, वो तो 2.8 गीगाहर्ट्ज उसकी तो क्लॉक स्पीड है। वो तो सेकंड में 280,000 इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं ये भी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम जो इसका पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, उससे एक ओवरव्यू ले रहे हैं सारे का सारा, इसमें हम क्या देखेंगे। तो हार्ड डिस्क जो है स्लो मीडिया है। इस स्लो मीडियम में जो बॉटलनेक था कि अगर हार्ड डिस्क की स्पीड से कंप्यूटर में चलना है तो कंप्यूटर में तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो फिर हमने एक इससे निस्बतन तेज स्पीडी मीडिया लगाया जो तेजी के साथ प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट कर सके। उसे हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये तेज क्यों है? इसलिए कि ये रैंडम एक्सेस है। रैंडम एक्सेस क्या होती है? देखिए हार्ड डिस्क को हम कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस, इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस। ये रैंडम और सीक्वेंशियल में डिफरेंस क्या है? आपने मे बी VCR या VCD कभी यूज किया हो। एक मैग्नेट टेप पे फिल्म होती थी। अभी तो हम हार्ड डिस्क में या मेमोरी कार्ड में मूवी देखते हैं ना। पहले हमारे पास एक मैग्नेट टेप होती थी जो VCR में मूवी प्ले होती थी। उसमें जब हम फॉरवर्ड करते थे ना चीजों को, हमें फॉरवर्ड का बटन प्रेस करते थे तो तेजी के साथ जितने भी सीन्स होते थे वो तेजी से गुजरते थे। ऐसा नहीं होता था कि हम 15 मिनट से 115 मिनट पर जंप कर जाएं। हमें वो मूवी बड़ी तेजी के साथ चलती थी, लेकिन हाँ तेज चलती थी, लेकिन सारी गुजरती थी। पूरे सीक्वेंस में वो टेप चल के बहुत सीन तक पहुंचते थे।
जबकि अब जैसे कंप्यूटर में या अपने मोबाइल पे या सीडी प्लेयर में जब आप मूवी देख रहे होते हो तो क्या करते हो, आप जस्ट एक क्लिक करते हो और मूवी वहां पे जंप कर जाती है, रैंडमली किसी भी लोकेशन पे जंप कर जाते हो। तो रैम में भी जो डाटा होता है वो रैंडमली किसी भी लोकेशन पे जंप कर जाते हैं, इसलिए से रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और इसीलिए ये फास्ट है, इसमें इंडेक्सिंग हुई होती है, कौन सा प्रोग्राम रैम में कहाँ पे है फौरन से हमारे सामने आ जाता है। कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये प्रोसेसर के दो पार्ट हैं। अगर आप मुझे कहेंगे अच्छा प्रोसेसर खोल के मुझे बताएं कि इसमें से कंट्रोल यूनिट कौन सा और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हम इसको वर्चुअली सपोज करते हैं कि इसके अंदर दो पार्ट हैं। ओरिजिनली ये दो कंपोनेंट, दो चिप्स होती हैं, वो कैसे करती हैं, इन दोनों का अलग अलग काम क्या है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का काम है जो एक रोड पे खड़े हुए टारगेट का काम है, वो कंप्यूटर के अंदर आने वाली इनपुट, जाने वाली आउटपुट, कौन सा प्रोसेस होगा, इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है। कौन सा काम पहले होगा, कौन सी इंस्ट्रक्शन बाद में प्रोसेस होगी, इंस्ट्रक्शन को कैसे आउटपुट देनी है, इनपुट कहाँ से आएगी, इंटरप्रेट कौन करेगा, ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल यूनिट के पास होती हैं। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक्चुअली कंप्यूटर का ब्रेन है। ये वो यूनिट है जो प्लस माइनस कर रहा होता है, जो लॉजिकल टेस्टिंग कर रहा होता है, और कंप्यूटर में जितनी भी इंटेलिजेंस है अगर है तो वो सारी की सारी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास है। अब कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो प्रोसेसर के हमने कहा कि दो पार्ट है, इनके साथ एक दूसरी लोकेशन, एक तीसरा कंपोनेंट भी प्रोसेसर में होता है, जिनको हम कहते हैं रजिस्टर, जिनको हम कहते हैं रजिस्टर। ये रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स भी एक मेमोरी ही है, जिस तरह रैम है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी तरह रजिस्टर्स भी एक मेमोरी का नेम है। हार्ड डिस्क स्लो मीडिया है, तो हार्ड डिस्क वाले जो बॉटलनेक है उसको दूर करने के लिए हमने रैम लाए, लेकिन स्टिल रैम भी स्लो मीडिया है अगर उसको हम कंपेयर करें प्रोसेसर की स्पीड के साथ। तो प्रोसेसर की स्पीड को मैच करने के लिए प्रोसेसर के अंदर भी एक शॉर्ट मेमोरी होती है जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। अब हम अगेन अभी हमने देखा कि हार्ड डिस्क, रैम, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट किस तरह से वर्क कर रहे हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूं। से हम अपने माइंड में लाते हैं एक डॉक्टर का क्लिनिक, हमें थोड़ी सी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी इससे। एक डॉक्टर का क्लिनिक हमारे सामने है। डॉक्टर के क्लिनिक में क्या क्या होता है? डॉक्टर के क्लिनिक में डॉक्टर होगा, डॉक्टर के क्लिनिक में उस डॉक्टर का कोई असिस्टेंट होगा या अटेंडेंट होगा, डॉक्टर के क्लिनिक में एक वेटिंग एरिया होगा, और डॉक्टर के क्लिनिक में पेशेंट्स होंगे। अगर इस तरह का सिस्टम हो कि पेशेंट्स कहें कि हम अपने घरों में हैं, जब हमारी टर्न आए चेकअप के लिए तो आप कॉल कर लेना, हम जल्दी से घर से आ जाएंगे, तो डॉक्टर तो पेशेंट चेक ही नहीं कर पाएगा। ऐसा ही है, वो पेशेंट या वो प्रोसेसेस जो थे वो अपने घरों में हैं या अपने लोकेशंस पे हैं या वो हार्ड डिस्क में है, और उनको प्रोसेस करना है, उन पेशेंट्स को चेकअप करना है डॉक्टर ALU ने, जिसका नेम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर डॉक्टर हर पेशेंट की टर्न आने पे उसे घर से कॉल करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर ले। तो फिर होता क्या है, वो पेशेंट्स जिन्होंने चेक होना होता है उनकी क्यू बनती है, और वो क्यू रैम में लोड हो जाती है। वो क्यू जिन लोगों ने चेकअप करवाना होता है हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में आ जाते हैं। वेटिंग एरिया, उस वेटिंग एरिया का नेम हमने रखा हुआ है रैम।
उस वेटिंग एरिया में आके बैठ गए। अब फायदा क्या होगा वेटिंग एरिया में बैठने का, फिर डॉक्टर को भी पता होगा कि कितने के पेशेंट है, मैंने किस स्पीड से चलना है, किस कीमत में चलना है, पहले किसको अटेंड करना है, बाद में किसको अटेंड करना है, तो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क हो जाएगा। बट यहां पर भी अगर हम देखें तो यहां पे भी तकलीफ स्टार्ट हो जाएगी ना। कोई पेशेंट कहेगा नहीं मैं पहले चेक करवाऊंगा, मैं पहले चेक करवाऊंगा, तो डॉक्टर तो यहाँ पेशेंट चेक करेगा या लोगों की क्यों करवाएगा। इस काम के लिए डॉक्टर के रूम के बाहर एक अटेंडेंट है जो कि एक क्यू बना देता है, उस डिफरेंट पेशेंट्स को एक टोकन इशू कर देता है या डिफरेंट प्रोसेसेस को प्रोसेस आईडी उनके साथ अटैच कर देता है कि किस प्रोसेस में पहले इस प्रोसेस को यूनिट एक्सेस करना है, उस पर वर्क करना है, किसको बाद में करना है। अब जब जिसकी बारी आती जाती है कंट्रोल यूनिट, वो अटेंडेंट है जो उस पेशेंट को उस प्रोसेस को रैम से वेटिंग एरिया से कॉल करता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट डॉक्टर के पास भिजवा देता है। इस दौरान अगर अगेन जरा हम उसी डॉक्टर के क्लिनिक को सोचें तो एक पेशेंट तो डॉक्टर के पास चला गया जो कि तो डॉक्टर चेक कर रहा है, जिस प्रोसेस पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट काम कर रहा है। मीनवाइल कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो डॉक्टर का अटेंडेंट क्या करता है, वो नेक्स्ट पेशेंट जो होता है ना उसको अपने पास बुलाता है, उसका टेम्परेचर लेता है, उसका वेट लेगा, उन चीजों को नोट करके उसको अपने पास ही डॉक्टर के रूम से बिल्कुल बाहर ही बिठा लेगा कि इतना भी टाइम वेस्ट ना हो कि आपको वेटिंग एरिया से चल के डॉक्टर तक आना पड़े। वो बेसिक इंफॉर्मेशन पहले ही, वो जो डॉक्टर के रूम के बिल्कुल बाहर एक चेयर पड़ी होती है ना कि अगला पेशेंट उठ के अब अंदर चला जाएगा, वो चेयर रजिस्टर है, वो रजिस्टर है। कंट्रोल यूनिट ने रैम से वेटिंग एरिया से प्रोसेस को बुलाया, पेशेंट को बुलाया, उसके साथ उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लिखी और उसको वेटिंग एरिया में रजिस्टर में बैठा दिया। इसका मतलब हुआ कि ओपन एप्लीकेशन या ओपन प्रोसेस जो होते हैं वो रैम में होते हैं और नेक्स्ट टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन जो होती है वो रजिस्टर में होती है। और कंट्रोल यूनिट ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उनको एक्चुअली प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली और आउटपुट हमें शो कर देता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। अच्छा, इस ब्लॉक यूनिट को इसको भी हमने डिस्कस करना है कल में। जिन डिवाइसेस हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, आउटपुट वालों को आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। और ये जब इनपुट आउटपुट एंड ये प्रोसेसिंग यूनिट इकट्ठे होते हैं तो इनको हम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सिस्टम बन गया है। अब दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनका बेसिक आर्किटेक्चर यही है। हाँ, उनकी कैपेसिटी उनके यूजेस के हिसाब से उनको हमने डिफरेंट नेम जरूर दिए हुए हैं। चलिए, सबसे पावरफुल कंप्यूटर बताएं कौन सा हो सकता है? सबसे पावरफुल कंप्यूटर का क्या नेम है? आपने ये चैट बॉक्स में लिख के फौरन बताना है कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है। चलिए, सुपर कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर को हम कवर करते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? अगर इस कंप्यूटर में एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट है, एक रैम है और इसी तरह अरिथमेटिक लॉजिक के अंदर एक बहुत छोटा सा पोर्शन रजिस्टर्स के लिए है। अगर ये एक की बजाय 1000 हो और अगर ये 1000 की बजाय 1 मिलियन हो तो उनको हम सुपर कंप्यूटर कहेंगे। मिलियन ऑफ प्रोसेसर जब एक साथ वर्क करते हैं तो वो सुपर कंप्यूटर होता है।
अगर आप विकीपीडिया वगैरह में सर्च करें तो 13 या 14 इसका टाइप का भी नंबर आता है जो अलाइव सुपर कंप्यूटर्स हैं। सुपर कंप्यूटर्स, हाँ, सुपर कंप्यूटर्स जो है ये कमर्शियली यूज नहीं होते, ये गवर्नमेंट या मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज हो रहे होते हैं आमतौर पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, स्पेस साइंसेज में, या बहुत बड़े डाटा बेसिस को प्रोसेस करने में, या जहाँ हमें ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड प्रोसेस करना हो, ये वहाँ पे हमें यूज करना पड़ते हैं। कमर्शियली जो सबसे बड़ा कंप्यूटर या सबसे पावरफुल कंप्यूटर यूज होता है उनको हम मेन फ्रेम कहते हैं। अगेन सुपर कंप्यूटर की तरह ही मेन फ्रेम भी मल्टीपल, एक से ज्यादा थाउजेंड्स में एक पैरेलल वर्क कर रहे होते हैं हमारे प्रोसेसर। क्यों यूज करना पड़ता है हमें कंप्यूटर की कैपेसिटी, एक से ज्यादा प्रोसेसर क्यों लगाना पड़ते हैं? अभी जैसे आई बिलीव आप एएससी के स्टूडेंट हैं, तो कुछ दिन पहले आपका इंटर का रिजल्ट अनाउंस हुआ, लाहौर बोर्ड, मुल्तान, फैसलाबाद, या जिस भी बोर्ड से आप हैं। तो जिस दिन ये बोर्ड का रिजल्ट आया उस दिन बोर्ड की वेबसाइट नहीं चल रही थी। अदरवाइज वो पूरा साल बिल्कुल स्मूथ वेबसाइट आप ओपन करते हो, सेकंड में लोड हो जाती है, लेकिन रिजल्ट वाले डे ये नहीं लोड हो रही थी। क्यों लोड नहीं हो रही थी? ये सिस्टम वही था, लेकिन उसको एक्सेस करने वाले बहुत से लोग आ गए। उसको जो एक्सेस करने वाले थे वो शायद 1,50,000 यूजर एक ही टाइम में सिमल्टेनियसली उसे एक्सेस कर रहे थे। वेबसाइट ने सर्विस से डिनाई कर दिया। अगर उनका वो कंप्यूटर जिसपे उनकी वेबसाइट होस्ट थी उसमें प्रोसेसर एक की बजाय दो की बजाय 10, 1 मिलियन प्रोसेसर लगे होते, अगर वो मेन फ्रेम होता तो फिर उसे हजारों यूजर्स एक्सेस कर रहे होते, कोई प्रॉब्लम ही ना होता। तो इसलिए हमें मेन फ्रेम यूज करना पड़ता है। मेन फ्रेम यूजर की एक और एग्जांपल हम देखते हैं जी। हमें एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल ऑफिस है जिसमें 5,000 कंप्यूटर यूजर्स हैं। अब 5,000 कंप्यूटर यूजर्स का मतलब है कि उस ऑफिस में 5,000 कंप्यूटर होंगे। 5,000 अगर कंप्यूटर है उस ऑफिस में तो उनकी नेटवर्किंग हुई होगी, उनके अंदर 5,000 हार्ड डिस्क लगी होगी, 5,000 मॉनिटर्स होंगे, और डेली बेस पे हमें उन 5,000 कंप्यूटर्स का बैकअप लेना होगा कि अगर किसी में प्रॉब्लम आए तो उसका डाटा सेव करे। हमें वो 5,000 कंप्यूटर को इंटरनेट देना होगा, उनको प्रिंटर्स देने होंगे, और सबसे बढ़कर उनकी मेंटेनेंस करना होगी। वो 5,000 कंप्यूटर डेली चलते रहे। कितने लोग चाहिए होंगे उनके लिए? 5,000 कंप्यूटर्स के लिए 500 तो कम से कम चाहिए होगा ना। एक पर्सन भी 50 कंप्यूटर्स को संभालेगा, चलें 100 चाहिए होगा। अगर बहुत स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है, हमने बड़े हाई एंड डिवाइसेस यूज किए हुए, तो 100% तो फिर भी चाहिए 5,000 कंप्यूटर्स को मेंटेन करने के लिए। तो बजाय हम 5,000 पीसीज लगाएंगे, पर्सनल कंप्यूटर यूज करेंगे, यहाँ पर भी हम मेन फ्रेम यूज करेंगे, और उसके साथ हम एक टर्म यूज होती है स्लाइसिंग, मेन फ्रेम स्लाइसिंग करेंगे। वो क्या होता है कि हम मेन फ्रेम के साथ 5,000 कनेक्शन दे देते हैं जिनको हम कहते हैं थिन क्लाइंट या डम क्लाइंट। हमारा कंप्यूटर तो पूरे इंटेलिजेंट कंप्यूटर ना, जो आप जो घरों में अपने पास कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ये तो पूरे एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर है। इंटेलिजेंट मीन इसके अंदर रैम भी है, इसके अंदर हार्ड डिस्क भी है, इस कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर भी है, ये खुद सोचता समझता और आपको आउटपुट देता है। अगर ऐसा ही कंप्यूटर हो, आपके सामने कीबोर्ड और माउस भी और स्क्रीन भी हो, लेकिन सीपीयू ना हो, सीपीयू एक सेंट्रल लोकेशन पे कहीं पड़ा हो, इस तरह के सिस्टम को हम थिन क्लाइंट या डम क्लाइंट कहते हैं। तो होता क्या है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में कि वहां पे एक मेन फ्रेम लगाया जाता है और उसके साथ डिफरेंट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को यूज करते हुए, डिफरेंट इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को यूज करते हुए उसके साथ थाउजेंड्स में थिन क्लाइंट्स लगा दिए जाते हैं। अब देखें कितना आसान है। मैं अपना सिस्टम आके सुबह आपके स्क्रीन पे बैठूंगा तो मेरे सामने मेरा डाटा नजर आएगा, जो मेन फ्रेम में से पोर्शन मुझे मिला हुआ है, मेरे सामने मेरा डाटा नजर आएगा, मेरी लोकेशन, मेरा सिस्टम लगेगा कि ये मेरा अपना कंप्यूटर है, लेकिन एक्चुअली क्या है, वो मेन फ्रेम की एक हार्ड डिस्क है जिसपे यूजर एक्स वाई जी ए बी सी सारे यूज कर रहे हैं, वही रैम है, डाटा शेयर हो रहा है। लेकिन इसकी कितनी आसान होगी मुझे
मुझे 5000 यूजर का बैकअप लेना है तो मैं क्या करूंगा, तो सिंपल मेन फ्रेम की हार्ड डिस्क कॉपी कर लूंगा। किसी में कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया, मेरे सामने एक मशीन होगी, मैं उसी में उसको सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि सारी चीजें तो एक जगह से कंट्रोल हो रही है, तो इसलिए मेन फ्रेम यूज होते हैं। फिर मेन फ्रेम के बाद फिर हमने जब आते हैं तो फिर हम एक और कंप्यूटर है जिसे मिनी कंप्यूटर कहते हैं। इसका नेम मिनी कंप्यूटर है, ये वर्क स्टेशन है, बट ये आप हमारे पीसी से ज्यादा पावरफुल है। बट ये भी अब ऑब्सोलीट हो गया। ऑब्सोलीट इसलिए हो गया कि ये उस दौर की बात है, मिनी कंप्यूटर या वर्क स्टेशन, जब कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बड़ी कम हुआ करती थी। जब कंप्यूटर में 256 MB की रैम अयाशी समझी जाती थी, जब मैक्सिमम हार्ड डिस्क का साइज जो अवेलेबल होता था वो 40 GB होता था। अब तो देखा ना, आपने मोबाइल भी लेना है तो मोबाइल भी क्वाड कोर का सोचते हो। अब तो क्वाड कोर मोबाइल हो, इसमें 4 GB रैम हो, ऐसा ही है ना। इस क्वाड कोर मोबाइल जो 4 GB रैम है, ये अब एक आम यूज हो गया, फिर वो मिनी कंप्यूटर का ऑब्सोलीट हो गया, रिवाज खत्म हो गया। अदरवाइज मिनी कंप्यूटर जब साइंटिफिक टेक्निक से ज्यादा हमें कॉम्प्लेक्स काम करना होता था, हम थोड़ा अच्छे लेवल का कंप्यूटर बनाते थे। अब सारे कंप्यूटर एक जैसे हो गए थे। अब छोटे बच्चे भी स्कूल में वो भी i7 और i5 यूज कर रहे हैं। और इसी तरह जो हम कंप्यूटर खुद यूज कर रहे होते हैं, जो आपके सामने, जो मेरे सामने इस वक्त पड़ा है, उनको हम पीसीज कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। फिर इसमें वो कंप्यूटर जो हम मूवेबल होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, एक से दूसरी जगह हम यूज करते हैं, उनको हम लैपटॉप कहते हैं। वो समटाइम हैंड हेल्ड डिवाइसेस होते हैं, जैसे पीडीए, अब हमारे मोबाइल, और कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स वो कंप्यूटर जो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर तो नहीं होते, लेकिन वो चीजों को ऑटोमेट करते हैं। चीजों को ऑटोमेट करने का मतलब, कमरे में कूलिंग पूरी हुई तो एसी ट्रिप कर गया, उसमें एक कंट्रोलर था, वो भी एक कंप्यूटर की चीज है। खाना बना, ओवन ने चीज दे दी, ये भी एक कंप्यूटर चिप की एक माइक्रो कंट्रोलर था जिसने उसको बंद कर दिया। हम रूम में एंटर हुए, लाइट खुद ही जल गई, हम रूम से बाहर निकले, लाइट खुद ही बंद हो गई। ये सारे के सारे डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जो कि कंप्यूटर की टाइप है। क्लियर? मैं आप लोगों से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन, कोई बात, कोई इंफॉर्मेशन, कोई इनपुट। अलमास, फहीम, गुलाम मुहिउद्दीन एंड सैयद अब्दुर्रा। कुछ ऐड करें आप ही कंप्यूटर्स के बारे में। कुछ ऐड नहीं करेंगे? रजिस्टर, देखें, हमने कहा कि कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोरेज के लिए कोई चीज होनी चाहिए। डाटा स्टोरेज का बेसिक डिवाइस है हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क एक स्लो मीडियम है, बड़ी स्लो प्रोसेस करता है, सीक्वेंशियल है, घूमती है, उसके अंदर एक डिस्क और चीजें रीड करते हैं, उसका हेड रीड करता है। इस कमी को दूर करने के लिए कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम लगाई गई। चीजें हार्ड डिस्क में से स्टोर होती हैं। हम कंप्यूटर बंद करते हैं तो हार्ड डिस्क में चीजें रहती हैं, लेकिन जिन चीजों को हम यूज कर रहे होते हैं, जिनको हमने यूज करना होता है, वो हमारी रैम में आ जाती है। लेकिन रैम में चीजें आ तो गई, रैम वेरी फास्ट, रैम इंटरेक्ट कर सकता है सीपीयू के साथ, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ, बट स्टिल हम फील करते हैं कि नहीं, रैम भी कुछ स्लो है। थोड़ी चीजें रैम से प्रोसेसर तक आने में कुछ ना कुछ टाइम जरूर वेस्ट होता है। तो क्यों ना ऐसा करें कि चीजें रैम में रहें, लेकिन उसका एक पोर्शन हम एक और फास्ट मेमोरी लगी हो, जो कि प्रोसेसर के अंदर अपनी ही मेमोरी हो। वो जो प्रोसेसर के अंदर अपनी ही मेमोरी होती है ना,
उसको रजिस्टर कहते हैं। जब हम सिस्टम लेते हैं ना तो हम सोचते हैं यार ये गेम है, ये मेरे कंप्यूटर पे स्लो चल रही है, मेरे फ्रेंड के कंप्यूटर पे ठीक चल रही है, उसमें भी सेम रैम है, 2 GB की रैम है, उसमें भी हार्ड डिस्क, उसमें भी यही प्रोसेसर है। रजिस्टर का फर्क होता है, एग्जैक्टली नहीं कहते, लेकिन अभी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रजिस्टर को मैं एक मेमोरी का नेम देता हूँ जिसको आपने कभी का नेम यूज सुना होगा, जिसे हम कहते हैं कैशे मेमोरी। हम जब भी सिस्टम लेते हैं ना, हम कहते हैं कि मुझे 3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर चाहिए, तो हमें 3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर के साथ एक और चीज जरूर पूछनी चाहिए, वो क्या 3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है, इसकी कैशे कितनी है, इसकी कैशे 6 MB है या 12 MB है या 100 MB है। तो किसी भी सिस्टम प्रोसेसर की जितनी ज्यादा कैशे होगी, जितने ज्यादा उसके रजिस्टर में गुंजाइश होगी, उतना ही वो कंप्यूटर फास्ट होगा, उतनी ही तेजी से वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकेगा। ठीक है, जवाब क्लियर हुआ? थोड़ा सा जरा इनपुट डिवाइसेस की तरफ। थोड़ा सा जरा हम इनपुट डिवाइसेस की तरफ आ जाए कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो जरा सारे लोग जो हैं वो मुझे एक एक इनपुट डिवाइस का नेम तो बताएं। कीबोर्ड, माउस, माइक, कोई अच्छे नेम बताएं। इनपुट डिवाइसेस के नेम। ओके, जॉयस्टिक। अच्छा, ये ऊपर गुलाम मुहिउद्दीन ने पूछा है AMG स्टैंड्स फॉर व्हाट? AMG तो थोड़ा सा AMG आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं? मैं AMG तो कुछ भी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। गुलाम मुहिउद्दीन, AMG AMG लैपटॉप? मैं AMG से तो कुछ नहीं मेरे माइंड में आ रहा। ये एक वर्ड प्रोसेसर टाइप हो सकती है जिसे हम AMD कहते हैं। 2 तरह के प्रोसेसर आमतौर पे मार्केट में अवेलेबल है, 3 टाइप के वाइडली अवेलेबल है। अगर मैं उसमें मैक्रोस ऑपरेटिंग सिस्टम को शामिल कर लूँ, एप्पल डिवाइसेस को शामिल कर लूँ, अगर हम विंडोज पे रहें तो 2 तरह के प्रोसेसर यूज होते हैं। एक को हम इंटेल प्रोसेसर कहते हैं और एक को हम AMD प्रोसेसर कहते हैं। एडवांस माइक्रो डिवाइसेस का ये एब्रीविएशन है AMD। हाँ, सेलेरॉन जो है ये भी इंटेल की ही एक वेरिएशन है। हाँ, AMD आप पूछ रहे हो ना, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस होते हैं। ये प्रोसेसर के एक डिफरेंट आर्किटेक्चर है जो कि विंडोज सिस्टम्स के लिए यूज होता है। सेलेरॉन जो है इंटेल की वेरिएशन है, इंटेल का एक लो बजट वर्जन है सेलेरॉन। अब तकरीबन मार्केट से खत्म हो रहा है। 2 है इंटेल और AMD, और इंटेल के में एक सेलेरॉन आता है। AMD एक जस्ट प्रोसेसर की टाइप है सच्ची, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। पाकिस्तान में ये कम यूज होता है, ज्यादातर हमारे यहाँ इंटेल आर्किटेक्चर से हम वर्क करते हैं। अच्छा,
तो हम बात कर रहे थे इनपुट डिवाइसेस पे। इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं कीबोर्ड, माउस। ये आपने ना कीबोर्ड माउस जो है, ये बुक में एक एक पैरा इसमें लिखा हुआ, वो पढ़ना नहीं है और मुझसे क्वेश्चन में पूछना है अगर कोई चीज उसमें ना समझ आए। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी बिल्कुल एक माउस जैसा डिवाइस है, आमतौर पे हम गेमिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे गाड़ी का गियर होता है ना, इस तरह का इसके ऊपर एक गियर होता है। आप लोगों ने शायद किसी ने ब्लैकबेरी मोबाइल देखा हो, तो हमारे लोग टच से पीना, तो ब्लैकबेरी में सारी की सारी चीजें एक बॉल पे कंट्रोल होती थी। बॉल जो है वो जॉयस्टिक है। माइक एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा भी बहुत इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे स्कैनर। स्कैनर में क्या होता है, हम किसी भी इमेज को, टेक्स्ट को स्कैन करते हैं और सिस्टम के अंदर उसकी सॉफ्ट कॉपी ले जाते हैं। तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। उस स्कैनर के साथ हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो उस जो हमने इमेज को स्कैन किया होता है, उसमें से मजीद हम डाटा फैच कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बुक का पेज स्कैन किया, तो मुझे वो बुक का पेज, एक इमेज, एक तस्वीर नहीं चाहिए, मैं तो चाह रहा हूँ उसको एडिट करना वर्ड में ले जाके। तो फिर मुझे उसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो ABC लिखा हुआ है, मुझे अलग अलग रिकॉग्नाइज करने हैं। फिर मुझे उसके लिए कैरेक्टर रीडर्स चाहिए। तो कैरेक्टर रीडर भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि इनपुट के लिए यूज हो सकता है, लेकिन ये डिवाइस नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। फिर पॉइंट ऑफ सेल जो है, पॉइंट ऑफ सेल, आपने हाइपर मार्केट में गए, वहां पे आपने चीजें ली, ग्रोसरी ली, तो आपने देखा तो उसका एक तरीका भी लेना है बिलिंग का, कि एक एक चीज का नेम नोट करें, प्राइसेस देखकर बिल बनाना स्टार्ट कर दें। और एक चीज ये है कि उस पे जो डिफरेंट बार कोड्स होते हैं, डिफरेंट लाइंस आपने देखी, आपकी आई बिलीव कि आप अगर आप अपनी आईडी की बुक देखेंगे ना, उस बुक के भी तो उस बुक के पीछे जो कोड्स बने होंगे उनको हम बार कोड्स कहते हैं। उनको रीड करते हैं, उनको रीड करने के लिए बार कोड स्कैनर यूज होते हैं। अब ये बार कोड स्कैनर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, सिंगल बार कोड या वन डायमेंशनल बार कोड होते हैं, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल बार कोड होते हैं। गुलाम मोहिउद्दीन ने पूछा है कंप्यूटर हार्ड डिस्क के अलावा अपनी मेमोरी भी होती है। अच्छा देखिए, हार्ड डिस्क जो है ये मेमोरी नहीं है, हार्ड डिस्क स्टोरेज है। यहाँ पे चीजें परमानेंटली स्टोर होती हैं। कंप्यूटर की जो अपनी मेमोरी होती है वो दो तरह की होती है। एक मेमोरी तो वो है जिसको हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो मेमोरी होती है ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मीन कि जैसे ही आप कंप्यूटर शट डाउन करोगे, जैसे ही पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी, इसमें से सारी की सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो ये भी, अब हम कंप्यूटर तो एज अ होल कंप्यूटर कहते हैं ना, उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह रजिस्टर्स जो होते हैं वो भी एक शॉर्ट मेमोरी होती है। हाँ, कंप्यूटर की अपनी कुछ ऐसी चिप्स भी होती हैं जो परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है, जिसे हम रॉम कहते हैं, रीड ऑनली मेमोरी। जैसे कंप्यूटर का क्लॉक, जैसे कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन जो उसकी बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है, बायोस जिसे कहते हैं, तो वो भी एक मेमोरी होती है। तो ये डिफरेंट मेमोरीज होती हैं। कंप्यूटर की अपनी मेमोरी, कंप्यूटर की अपनी मेमोरी है, सारी की सारी कंप्यूटर की अपनी मेमोरीज हैं। ठीक है, कंप्यूटर एक एज अ होल डिवाइस का नेम है। डिफरेंट कंपोनेंट्स को जमा करते हैं तो कंप्यूटर बनता है। तो आपने भी जरा इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लेना है, इसको कुछ पढ़ना है, कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएगी। हम कल से बकायदा इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चीजों को हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर कोई अभी आज के जो हम क्लास है खत्म मैं कर रहा हूँ, अगर कि आज के लिए कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि जब आप इसको पढ़ने बैठो अपनी बुक को, तो आपके हाथ में हाईलाइटर होना चाहिए। हर वो इंपॉर्टेंट लाइन, वो पॉइंट, इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको लगे कि इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये कन्वर्ट हो सकती है चीज, उसको हाईलाइट कर लो। क्योंकि पेपर की रात को हमारे पास सिर्फ एक ही दिन होना है, एक ही रात होनी है, तो हम अपनी हाईलाइटेड चीजें पढ़ेंगे। इसका दूसरा फायदा ये भी होगा कि जब आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप आसानी से आपने चीजों को हाईलाइट किया होगा, आपने से पूछ। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है या मैं एंड करूं?
आई थिंक नो क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह ताला हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 आईटी से, जिसका हमने एक ओवरव्यू लिया और उसको जरा डिटेल में देखेंगे। कल तक अल्लाह हाफिज, थैंक यू।